चलें जी, गुड। क्लास स्टार्ट करते हैं। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज बेसिकली कंजक्शंस। पहली बात ये है कि इन कंजक्शंस को कनेक्टर्स भी कहा जाता है। इन कंजक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कनेक्टर्स भी बोलते हैं। तो इनके नाम से जाहिर हो गया होगा कि ऐसे अल्फाज जो या तो क्लॉजेस को जोड़ेंगे या फ्रेजेस को जोड़ेंगे, इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, इनको क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? बेसिकली कंजक्शंस कहते हैं। आज जो हमने पढ़ना है कंजक्शंस या कनेक्टर्स, मैंने कहा कंजक्शंस किनको कहा जाता है? जो दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ेंगे, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेंगे, जो नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ रहे होंगे। या इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, जो एक्शंस को, आइडियाज को, थॉट्स को, इन चीजों को जोड़ने का काम करते हैं। हम उन्हें बेसिकली क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं। और अगर मैं उर्दू में इनकी बात करूं तो उर्दू में इनको कहा जाता है हरूफ। जैसे हरूफ जार, हरूफ अत्फ, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? कंजक्शंस में आती हैं। कंजक्शंस को मैंने डिफाइन किया कि ऐसे अल्फाज जो क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, दो नाउन्स को या दो प्रोनाउंस को या एक्शंस को, थॉट्स को, आइडियाज को, इनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? कंजक्शंस कहलाएंगे। मैं अगर इनकी एग्जांपल्स लिखूं तो इनकी एग्जांपल है हमारे पास एंड, और, नॉर, आइदर, आइदर और, नाइदर नॉर, ऑल्दो, बिकॉज। ये सारी चीजें क्या है कि एग्जांपल्स हैं। ये मैंने कॉमन लिखी है, अभी मैंने इनको डिफरेंशिएट नहीं किया, मैंने आपको इनकी फर्दर टाइप्स नहीं बताई। जैसे मैं कहता हूं कि अली एंड अहमद प्ले क्रिकेट। यहां पर देखिए अली और अहमद दोनों नाउन है, और इनके दरमियान में क्या लगा हुआ है? एंड लगा हुआ है। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? एज अ कंजक्शन काम कर रहा होता है। या मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, टीचर punished him for he lied। उस्ताद ने उसे सजा दी क्योंकि उसने झूठ बोला। यहां पर ये जो फॉर है, ये बेसिकली एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, कोई पोजीशन नहीं हुआ। कंजक्शन के तौर पर बात कर रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा कंजक्शन ऐसे अल्फाज जो कि दो क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ेंगे, या एक्शंस को, आइडियाज को, थॉट्स को जोड़ने का काम करते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं? कंजक्शंस। मैंने कहा उर्दू में आपको बता दिया था, इसको क्या कहते हैं? हरूफ। अच्छा, इसकी जैसे एग्जांपल्स मैंने लिखी, एंड, और, नॉर, एदर और, नेदर नॉर, ऑल्दो, बिकॉज। इसी तरह से देयर फोर, हाउएवर, वो है तो एडवर्ब, लेकिन ऐसा कंजक्शन काम कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने फिक्रा लिखा, अली एंड अहमद प्ले क्रिकेट। इसमें एंड लगाया तो एंड एज अ कंजक्शन था। टीचर पनिश हिम फॉर ही लाइड, क्योंकि उसने झूठ बोला। तो यहाँ पर ये जो फॉर था, वो क्या था? बेसिकली हमारे पास एक कंजक्शन के तौर पर काम कर रहा था। अच्छा, चलिए जी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कंजक्शंस। टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस।
दूसरे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तीसरे हैं कोरिलेटिव। वैसे तो कंजक्शंस की ये तीन टाइप्स हैं, इनको देखेंगे, इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे, फिर इसके बाद जो जो मिस्टेक्स होंगी उनको भी हम देखेंगे आज। सबसे पहले क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, फिर मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, उसके बाद तीसरे नंबर पे बताया कोरिलेटिव कंजक्शंस। कुछ कुछ आप इसको लिखती हैं टाइप्स में, कुछ नहीं लिखती हैं, टाइप्स नहीं है ये, बेसिकली हमारे पास एडवर्ब्स हैं जिनको हम बोलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स। तो ये भी एज अ कंजक्शन, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स जो एज अ कंजक्शन काम करते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स। हम पहले से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब ऐसे कंजक्शंस जो दो नाउन्स को जोड़ेंगे या प्रोनाउंस को, जैसे एंड है, और इनकी जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे कंजक्शंस जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, हम उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। जो हमारा पहला लेक्चर हुआ था जिसमें हमने टाइप्स पढ़ी थी, कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो मैंने वहां पर बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस होती हैं, दोनों की दोनों क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, और सेंटेंस का नाम होता है कंपाउंड। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ लें, जो सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लरेटिव सेंटेंस, वो सारे सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। जैसे मैं कहता हूं कि रामा रीड्स बुक, एक सेंटेंस भी है सिंगल, इसको सिंपल सेंटेंस बोला जाता है, और ये एज अ इंडिपेंडेंट काम भी करता है। डन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मतलब ये अकेले स्टैंड अलोन कर सकती है, इसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं यहां पर लिखता विकास रमा रीड्स बुक, तो ये वाली क्लॉज डिपेंडेंट होती, पहली बात। उस दिन हमने बात की थी, क्लॉज उस चीज को कहते हैं जिसका अपना सब्जेक्ट हो, जिसका अपना वर्ब हो। अब देखिए यहां पर रमा जो है ये सब्जेक्ट है, रीड्स जो है इसका वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट आ रहा है, और ये स्टैंड अलोन कर रही है। स्टैंड अलोन का मतलब है कि मैं लिखता हूं कि रमा रीड्स बुक, बात खत्म हो जाती है। और यहां पर जो मैंने लिखा बिकॉज रमा रीड्स बुक, तो पढ़ने वाला के साथ ये जो बिकॉज लगा हुआ है, ये इसको डिपेंडेंट क्लॉज बनाता है। क्योंकि पूछ, जब ये पूरा मतलब कन्वे नहीं करेगी, कोई पूछेगा कि बिकॉज क्योंकि रमा किताब पढ़ती है, तो कहेगा इसके आगे पीछे कुछ ना कुछ लगाए ताकि मुझे समझ आए। मैं कहता हूं कि रमा इज स्टूडेंट बिकॉज शी रीड्स बुक, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिर क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। पीछे मैंने उसको बताया क्योंकि वो स्टूडेंट है इसलिए किताब पढ़ती है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ये वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब वापस आ जाए यहाँ पर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ऐसे कंजक्शंस को कहा जाता है जिसके अंदर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी और उनको वो आपस में जोड़ रहे होंगे। इनकी जो एग्जांपल है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की, उसको हम लोग बोलते हैं फैन बॉयज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैन बॉयज। F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. Then तो ऐसे कंजक्शंस
जो फॉर एंड नॉर बट और येट सो या फैन बॉयज कहलाते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस या तो आपस में नाउन और प्रोनाउन को जोड़ रहे होंगे, जैसे मैंने लिखा था अली एंड अहमद प्ले क्रिकेट, अली और अहमद में एंड जो था वो क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था। या फिर इनकी मेन डेफिनेशन जो है वो ये है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐसे कंजक्शंस को कहा जाता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं। जैसे रमा रीड्स बुक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये जोड़ते किस तरह से हैं उसकी एग्जांपल लिखे। जैसे मैं लिखता हूं कि शी डिड नॉट लाइक अ फूड yet she ate it। रमा शी डिड नॉट लाइक अ फूड, या कोई नाम करना है, रमा डिड नॉट लाइक अ फूड yet she ate it। अब देखें, एक क्लॉज हमारे पास ये है शी डिड नॉट लाइक अ फूड, दूसरी ये है कि शी एट इट। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और इसके दरमियान में क्या लगा हुआ है, येट। अभी मैंने कहा था कि जो येट है ये किसकी एग्जांपल है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की एग्जांपल है। तो ऐसे कंजक्शंस जिनको हम फैन बॉयज कहते हैं और दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं, तो उन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और ये जो सेंटेंस है हमारे पास, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। तब शायद आपको समझ नहीं आ रही थी इन चीजों की। अब ये जो कंजक्शंस हैं, पहली एग्जांपल मैंने लिखी इसकी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। इनकी निशानी ये है कि फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट दोनों तरफ क्या होंगी, क्लॉजेस होंगी। अगर दरमियान में लगे हुए हैं तो ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। उसके बाद लिखें अगली एग्जांपल, आई विल बी लिविंग, आई विल बी लिविंग टुमारो, सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश द टास्क। अब एक इंडिपेंडेंट क्लास ये है कि आई एम ट्राइंग टू फिनिश द टास्क, मैं काम खत्म करना की कोशिश कर रहा हूं, मुकम्मल बात हो जाती है। आई विल बी लीविंग टुमारो, डन। और इसके दरमियान में ये जो सो लगा हुआ है, ये सो बेसिकली हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डन। तो मैंने बताया आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐसे कंजक्शंस को कहा जाता है जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे और उनमें उनकी निशानी फैन बॉयज वाले हैं। और इसके अलावा दोनों तरफ जो क्लॉजेस होंगी वो क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। सेंटेंस जो है वो कंपाउंड कहलाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जब कभी भी आप ये वाले सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगाएं, इसके पहले कॉमा लगाना जरूरी होता है सेंटेंस के अंदर। कहीं एग्जाम में ये गलती हो तो आप इसको ठीक कर सकते हैं, करेक्शन दे सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में उनसे पहले क्या लगता है, कॉमा लगता होता है। अगली बात, इनकी जगह हम सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस में मैंने बताया था कि सेमी कॉलन भी लगाए तो सेंटेंस कंपाउंड रहेगा। अब देखें, शी डिड नॉट लाइक अ फूड, यहां मैं कुछ भी नहीं लगाता, कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं लगाता, मैं सिर्फ सेमी कॉलन लगा देता हूं। शी डिड नॉट लाइक अ फूड, शी एट इट, तो भी फिक्रा ठीक होगा। आई विल बी लिविंग टुमारो, यहां पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूं। आई एम ट्राइंग टू फिनिश द टास्क, तब भी ये सेंटेंस ठीक होगा। डन। तो ये सेमी कॉलन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जगह पे सेमी कॉलन आ सकता होता है, फिर सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने तब निशानी बताई थी दो, तीसरी की बात में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे या क्या लगा हुआ होगा, सेमी कॉलन लगा हुआ होगा, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहेंगे। यहां तक पहली टाइप तक किसी को कोई मसला हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझे बताएं। देखिएगा यहाँ तक किसी को कोई इशू हो।
मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आवाज क्यों कम आ रही है? पहली टाइप से मैंने आपको बताई दैट, उससे मैंने कहा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में मैंने जो एक्रोनाइम लिखा वो था फैन बॉयज। फैन बॉयज की एग्जांपल है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। मैंने कहा ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये होता है कि ऐसी क्लॉज जिसको पढ़ के मतलब पूरा समझ आ जाए, जो अकेले स्टैंड कर सकती है, जिसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बिकॉज रमा रीड्स बुक, डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि बिकॉज लगा हुआ है इसके साथ। और उसके बाद सुनने वाला या देखने वाला, पढ़ने वाला कहता है कि मुझे आगे पीछे बात बताओ, मसला क्या है। रमा रीड्स बुक, बात समझ में आ जाती है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इस तरह की दो क्लॉजेस जुड़ी हुई होंगी इनके साथ। जैसे मैंने लिखा शी डिड नॉट लाइक फूड, यहाँ पे मैंने कॉमा डाला था, उसके बाद मैंने लिखा कि येट शी एट इट। अब ये देखें, शी एट इट भी इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, शी डिड नॉट लाइक फूड भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके दरमियान में ये जो जेट लगा हुआ था, ये हमारे पास फैन बॉयज में से था। तो ये जो सेंटेंस कहलाया वो कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे हम इसे। हमने पहली क्लास में पढ़ा था सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। और ये जो इसमें यड यूज हुआ है, ये कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। जैसे आई विल बी लिविंग टुमारो, यहाँ पे मैंने कामा लगाया, फिर मैंने लिखा सो आई एम ट्राइंग टू फिनिश द टास्क। यहाँ पर ये जो सो है, ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद एक और चीज मैंने आपको बताई, जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगाएंगे, मैंने कहा उससे पहले हम कामा लगाएंगे वरना गलती होगी। लाजमी तौर पर कामा लगाते होते हैं। Then, तीसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को सेमीकोलन रिप्लेस कर सकता है। अगर मैं इसको खत्म करके यहाँ पर सिंपल सेमीकोलन लगा दूं तो भी सेंटेंसेस ठीक होंगे, गलत नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये सेमीकोलन जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। डन। इसके बाद चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पे। दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अगले कौन से हमारे पास जो है वो क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब पहले तो इसकी डेफिनेशन कहता है कि ये कंबाइन करते हैं एक जो होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज को, और दूसरी क्लॉज जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? डिपेंडेंट क्लॉज होगी। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐसे कंजक्शंस जो क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, यानी कि इसके अंदर सिर्फ दो क्लॉजेस होंगी, और कौन सी होंगी? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होंगी, इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स लिखें। इफ, ऑल्दो, बिकॉज, दो, उसके बाद अनटिल, अनलेस, व्हेन, etc। देन मैंने कहा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐसे कंजक्शंस जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं। और इनकी एग्जांपल्स मैंने लिखी, इफ, दो, बिकॉज, अनटिल, अनलेस और व्हेन। इनकी एग्जांपल देखें। जी, although it was raining, they decided to go for a walk. Although it was raining, they decided to go for a walk. अब देखिए, अगर मैंने ये पार्ट ना लिखा होता, मैंने कहता कि although it was raining, अगरचे बारिश हो रही थी, तो बात अधूरी है। डन। तो जो सुनेगा वो कहेगा कि मुझे आगे भी बताओ, अगरचे बारिश हो रही थी तो क्या हुआ।
है। अगरचे बारिश हो रही थी, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, उन्होंने ये फैसला किया कि वो वॉक पर जाएंगे। तो ये एक मुकम्मल फिक्रा हो गया। अब देखिए इसके अंदर दो क्लॉजेस हैं, एक है ऑल्दो इट वाज रेनिंग, अगरचे बारिश हो रही थी, ये जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि ये अकेली नहीं खड़ी हो सकती, इसको किसी ना किसी आगे दूसरी क्लॉज की जरूरत पड़ती है ताकि बात मुकम्मल हो सके। अगर कोई बंदा ये बात करता है ऑल तो इट वाज रेनिंग, तो बात अधूरी है ना। दूसरी क्लॉज हमारे पास ये है, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, और उन्होंने फैसला किया कि वो किस पे जाएंगे, वॉक पर जाएंगे। अगर पहला वाला फिक्र ना हो, दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक, उन्होंने फैसला किया कि वो वॉक पर जाएंगे, तो बात समझ में आ जाती है, दैट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में रिलेटेड है, क्योंकि इसकी बात इसके बगैर अधूरी है। तो ये जो ऑल दो यूज हो रहा है इसके अंदर, वो हमारे पास क्या है, एज अ सबऑर्डिनेट के तौर पर यूज हो रहा है, और वो क्या कहलाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। देन जो किसी क्लॉज को डिपेंडेंट बनाते हैं अल्फाज, वो क्या कहलाते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं। अब देखिए मैं दूसरी एग्जांपल लिखता हूं। शी स्टडी हार्ड because she wanted to ace the exam. She studied hard because she wanted to ace the exam. अब देखिए, because she wanted to ace the exam, क्योंकि वो चाहती थी कि वो एग्जाम में कामयाब हो सके, because she wanted to ace the exam, इसके साथ ये जो because लगा हुआ है, ये इस क्लॉज को she wanted to ace the exam को क्या बना रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज बना रहा है। और शी स्टडीड हार्ड जो है, इसको अकेला पढ़े तो मतलब समझ में आ जाता है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी कि क्योंकि वो एग्जाम को पास करना चाहती थी, सुनने वाला कहेगा आगे पीछे बात को पूरा करो। डन। अगर हम कह दें कि शी स्टडीड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की, तो बात समझ में आ जाती है, फिक्रा कंप्लीट हो जाता है। तो शी स्टडीड हार्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज शी वांटेड टू एस द एग्जाम, क्योंकि वो एग्जाम को पास करना चाहती थी, इसलिए उसने जो है ना सख्त मेहनत की। अब ये जो बिकॉज है इसको डिपेंडेंट बना रहा है, और ये जो बिकॉज है ये हमारे पास किसी एग्जांपल है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जो है ना एग्जांपल है। अब ये वाले जो सेंटेंस है जिसके अंदर ये सब ऑर्डिनेटर्स यूज हो रहे होते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उस दिन हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब डिफाइन किया था, हमने ये बात की थी कि ऐसे फिक्रे जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी तो कंपाउंड सेंटेंस है, जैसे पिछला फैन बॉयज वाला था। अगर दोनों जो है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी और दोनों में से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। एंड जहां तक इसकी दूसरी टाइप में भी कोई इशू हो तो मुझे बताएं। यहां तक किसी को कोई इशू हो। देयरफॉर को डिस्कस करते हैं, अभी कराऊंगा, रुक जाएं। चलिए जी, गुड। अब इसके बाद हम तीसरी इसकी टाइप्स को देखते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस को। अब तक हम क्लॉज की बात कर रहे थे, जब मैं कोरिलेटिव कंजक्शंस पे आऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। पहली बात, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ेंगे या पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ेंगे।
जो फिक्रा होता है उसके जो हिस्से होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, फ्रेजेस को जोड़ते हैं। हाँ, ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है वो हैसियत के हवाले से दोनों तरफ बराबर, मतलब कि ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो हम पला होते हैं, जो इक्वल होते हैं। अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। इनकी एग्जांपल है हमारे पास, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इसी तरह से हमारे पास है रेदर और, है? तो इसका मतलब है कि पहली बात तो ये है कि दो दो अल्फाज के कॉम्बिनेशन में आ रहे होंगे। दूसरा ये है कि ये फ्रेजेस को आपस में जोड़ेंगे या पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे। जो दोनों सेंटेंस क्या होंगे, हम वजन होंगे, उसके दोनों पार्ट्स हम पला होंगे। अब देखें, मैं एग्जांपल लिखता हूं, चलिए मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। शी इज नॉट ओनली अ पेंटर बट ऑल्सो अ स्कल्प्टर, बट ऑल्सो अ स्कल्प्टर। अब देखें, इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है नॉट ओनली, आगे हुआ है बट ऑल्सो। शी इज नॉट ओनली अ पेंटर बट ऑल्सो अ स्कल्प्टर। अब देखिए, ये बेसिकली अ पेंटर और स्कल्प्टर को जोड़ रहे हैं आपस में। और ये जो है ना सेंटेंस के हिस्से हैं, पूरा एक सेंटेंस है, शी इज नॉट ओनली अ पेंटर बट आल्सो अ स्कल्प्टर, पूरा एक सेंटेंस है। उसके जो फ्रेजेस हैं, अ स्कल्प्टर और अ पेंटर, इनको वो आपस में क्या कर रही है, जोड़ रहे हैं। कौन कौन से, नॉट ओनली और बट आल्सो। तो ये फ्रेजेस को जोड़ते हैं या सेंटेंस के जो हिस्से हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। अब ये हम पला, हम वजन किस तरह से है, बैलेंस किस तरह से है, कि वही है जो पेंटर भी है और स्कल्प्टर भी है। तो दोनों तरफ बैलेंस्ड पार्ट है, एक ही चीज की खसूसियत को बयान कर रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। आपके एग्जाम में, पीपीएससी में बाज़-औक़ात वो ऐसा करता है कि शी इज नॉट ओनली अ पेंटर बट अ स्कल्प्टर कर देता है, तो वो गलत होगा। यानी कि बट अ स्कल्प्टर में लिख दूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, जब तक मैं यहां पर आल्सो नहीं लगाऊंगा। इस चीज का भी ख्याल कीजिएगा, एग्जाम में इसके हवाले से गलतियां आती हैं। जब आप आल्सो लगाएंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। शी इज नॉट ओनली अ पेंटर बट अ स्कल्प्टर, फिक्रा गलत होगा। शी इज नॉट ओनली अ पेंटर बट आल्सो अ स्कल्प्टर, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नॉट ओनली के बाद हमेशा क्या लगता होता है, बट आल्सो लगता होता है। अब जैसे मैं लिखता हूं कि असद इज नाइदर ऑनेस्ट नॉर ब्रेव। अब ये असद के बारे में बयान कर रहे हैं। नाइदर और नॉर जो है इनका एक साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। अब तक जो हमने पढ़े, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, फैन बॉयज, सेंटेंस कौन सा बना रहे थे, कंपाउंड, जिन चीजों को जोड़ रहे थे दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थी। फिर हमने पढ़ा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में कोरिलेट कर रहे थे, जोड़ रहे थे। और हमारे पास जो सेंटेंस बना रहे थे वो कौन सा था, कॉम्प्लेक्स था। और तीसरा जो है हमने कौन सा पढ़ा, कोरिलेटिव कंजक्शंस। ये किसी फ्रेजेस को जोड़ते हैं या क्या कर रहे होते हैं, किसी सेंटेंस के हिस्सों को आपस में जोड़ रहे होते हैं, क्लॉजेस को नहीं। तो हम इनको बेसिकली क्या कह देते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहला देते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताई, शी इज नॉट ओनली अ पेंटर बट आल्सो अ स्कल्प्टर, असद इज नेदर ऑनेस्ट नॉर ब्रेव। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, बेसिकली कोरिलेटिव कंजक्शंस में आती हैं। उसके बाद चौथा लिखें, कंजक्टिव एडवर्ब्स। यहां तक कोई इश्यू है तो बताएं। जी पूछें।
जी, नो डाउट आइदर नाइदर आपने पूछा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आइदर के बाद और लग रहा है, नाइदर के बाद नॉर लग रहा है, और रेदर के बाद और लग रहा है, तो इससे भी फिक्रे गलत हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि असद इज नाइदर ऑनेस्ट एंड ब्रेव, तो फिक्रा गलत होगा। मेरे पास लाजमी तौर पर नाइदर के बाद मैं क्या लगाऊंगा, नॉर लगाऊंगा। अगर मैं नॉर नहीं लगाऊंगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये को रिलेशन में आ रहे हैं कि आइदर और का रिलेशन है, नाइदर और नॉर का रिलेशन है, रेदर और का रिलेशन है, वेदर और का रिलेशन होगा, नॉट ओनली बट आल्सो का रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन को रिलेटिव्स, इस वजह से मैंने इनको बोला क्योंकि ये दोनों रिलेशंस में आ रहे हैं, ये किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ये एक ही चीजों के सेंटेंस के हिस्सों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाएंगे। जब आपके सामने सेंटेंस लिखा जाएगा एग्जाम में, तो आपको एनालाइज करना होगा इधर इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, या वो क्या के तौर पर यूज हुआ है, कोरिलेटिव कंजक्शंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ये फिर आपने देखना है। क्योंकि वहां पर देखिए उस आइदर के बाद कहीं पर और नहीं लग रहा था, वो सिर्फ जो है ना आइदर ऑफ द टू बॉयज मैंने कहा था, जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, क्योंकि ये कोरिलेशन में आ रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस कहते हैं। और किसी का इशू है, कुछ सवाल है? मैंने आपको बट आल्सो की एग्जांपल पहले पहले तो लिखवाई है कि शी इज नॉट ओनली अ पेंटर बट आल्सो अ स्कल्प्टर। जहां पर नॉट ओनली लगाएंगे आगे लाजमी तौर पर आप बट आल्सो लगाएंगे। अगर बट आल्सो नहीं लगा होगा तो सेंटेंस गलत होगा। अभी हम इनकी एक्सरसाइज भी करेंगे, इसकी गलतियां भी डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक्सरसाइज करा के जाऊंगा आज की। आपने लिखे कॉन्जुगेटिव, सॉरी कंजक्टिव एडवर्ब्स। बेसिकली तो ये एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन ये बतौर कंजक्शन भी काम करते हैं, हम इनको एडवर्बियल कंजक्शंस भी कहते हैं। कंजक्टिव एडवर्ब्स, ये इनको क्या कहा जाता है, एडवर्बियल कंजक्शंस। इनकी मैं अगर एग्जांपल लिखूं, देयरफॉर, मोरओवर, नाउ, हाउएवर, हार्डली, अकॉर्डिंगली, ईटीसी, ये सारे क्या हैं तो एडवर्ब्स, पहली बात। लेकिन ये ऐसा क्या काम कर रहे होते हैं, कंजक्शन काम कर रहे होते हैं। ऐसे एडवर्ब्स जो ऐसा कंजक्शन काम करते हैं, हम उन्हें बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स कह रहे होते हैं। अच्छा, अब पहली बात, ये जो कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं ये एज अ ट्रांजिशन काम करते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि ये क्लियरली जो है ना दो क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं करते, लेकिन एज अ ट्रांजिशन वर्ड के तौर पर यूज करते हैं। इसमें जो क्लॉजेस होंगी वो इंडिपेंडेंट हो। दूसरी बात, पहली बात मैंने कहा एज अ ट्रांजिशन काम करेंगे, सिर्फ जो है ना उनको आपस में ताल्लुक थोड़ा बहुत जोड़ रहे होंगे, लाजमी होंगे। Done? और दोनों क्लॉजेस जो होंगी वो क्या यूज हो रही होंगी, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज हो रही होंगी। अगर दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगी, फिर यहां पर मैंने क्या नाम दूंगा, कंपाउंड सेंटेंस का। हमने पहले इसमें पढ़ा हुआ है कि कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगी। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस के बारे में लिखने लगा हूं। सबसे पहले ये बात है, इनके अंदर फैन बॉयज होंगे, जो पहली पहली हमने टाइप पढ़ी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की, या इनमें मैंने उस दिन बताया था सेमीकोलन लगा होगा। या कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या लगे हुए होंगे, कंजक्टिव एडवर्ब्स होंगे। उस दिन भी मैंने एग्जांपल लिखी थी, देयरफॉर, हाउएवर, ईटीसी। ये तीन चीजें होंगी, ये सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगी। उसकी वजह क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैं दोबारा बता देता हूं, मैंने कहा ये ऐसा ट्रांजिशन काम करेंगे, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का आपस में ताल्लुक बनाएंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का। अगर क्लॉजेस दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा हमारे पास, कंपाउंड। अगर एक डिपेंडेंट एक जो है ना इंडिपेंडेंट होगी तो कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमने तीन निशानियां पढ़ी थी, फैन बॉयज, सेमीकोलन, देयरफॉर एंड हाउएवर।
अब देखिए हम जिस चीज पर पहुंचे हुए हैं, फैन बॉयज को भी हम पढ़ चुके हैं, सेमीकोलन को भी पढ़ चुके हैं, इन कंपाउंड सेंटेंस की तीसरी निशानी में पहुंचे हुए हैं, देयरफॉर और हाउएवर की। और इनको मैंने नाम दिया है कंजक्टिव एडवर्ब्स या एडवर्बियल कंजक्शंस का। मैंने ये कहा कि ये वो अल्फाज हैं जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे, एज अ ट्रांजिशन काम कर रहे होंगे। अब इसकी एग्जाम्पल लिखें। आई ट्रस्टेड हिम अलॉट। आई ट्रस्टेड हिम अलॉट। However, he deceived me. I trusted him a lot. However, he deceived me. अब देखिए यहां पर आई ट्रस्टेड हिम अलॉट, इंडिपेंडेंट क्लॉज से बात खत्म हो जाती है। इस हाउएवर को खामे के बाद देखिए ही डिसीव्ड मी, उसने मुझे धोखा दिया, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखिए इसके साथ कोई बट, ऑल दो, इफ देन, ये सारी चीजें नहीं लगी हुई। तो ये देखिए कि ही डिसीव्ड मी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई ट्रस्ट हिम अलॉट दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जुड़ी हुई हैं और दरमियान में क्या लगा हुआ है, हाउ एवर लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, हाउ एवर, देयरफॉर, मोर एवर, अकॉर्डिंगली, ये सारे लफ्ज क्या कहलाते हैं, कंजक्टिव एडवर्ब्स कहलाते हैं, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहे हैं। देखिए ना इनमें सेमीकोलन है, ना ये फैन बॉयज के थ्रू जुड़े हुए हैं, एक नया लफ्ज लगा हुआ है। अब इसकी एक तरतीब भी याद रखिएगा, एग्जाम में जो गलती आएगी। पहली बात तो यह है कि ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने फर्स्ट आई लिख दिया, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद आप लोग लगाते होते हो सेमी कोलन, फिर आप लगाते होते हो ये वाला लफ्ज, जैसे ये हाउएवर था, कंजक्टिव एडवर्ब्स लगाते हो। फिर उसके बाद आप लगाते हो कॉमा, कॉमे के बाद आप लगाते हो सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम में भी आपने इस तरतीब का ख्याल रखना है कि जब भी कंजुगेटिव या कंजक्टिव एडवर्ब्स यूज हो रहे होंगे या एडवर्बियल कंजक्शन यूज हो रहे होंगे, उसमें आपने यही तरतीब रखनी होगी। फर्स्ट क्लॉज आएगी, उसके बाद सेमीकोलन लगेगा, फिर हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर का वर्ड लगेगा, फिर कॉमा लगेगा। उसके बाद आप क्या लगाते हैं, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाते हैं एक बार। अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहें तो यहां पर आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं सेमीकोलन की जगह, इस जगह ये स्प्लिट भी हो सकती हैं। तो ये भी एक निशानी है कि कंजक्टिव एडवर्ब्स जो हैं हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं, हम उनको अलग कर सकते हैं थ्रू फुल स्टॉप। अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं तो भी सेंटेंस ठीक है, यहाँ पर मैं सेमी कोलोन फिर वर्ड फिर कॉमा लगाऊं तो भी सेंटेंस क्या है, ठीक है हमारे पास। अब तक देखिए हमने चार चीजें पढ़ी। कंजक्शंस क्या होते हैं, फिर मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज का बताया, कंपाउंड सेंटेंस बना रहे थे। फिर मैंने जो है ना आपको सबऑर्डिनेट्स का बताया, ये सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के बारे में बताया, जो बिकॉज आल्दो वाले वर्ड्स थे वो बेसिकली एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहे थे और सेंटेंस बना रहे थे कम्प्लेक्स। फिर मैंने आपको जो है ना कोरिलेटिव के बारे में बताया कि आइदर और, नाइदर नॉर, रेदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये वाले सेंटेंस जो है कोरिलेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं। फिर हम आ गए कंजक्टिव एडवर्ब्स के ऊपर या एडवर्बियल कंजक्शंस के ऊपर, देयरफॉर, हाउएवर, नाउ, हाउएवर, हार्डली, अकॉर्डिंगली के लफ्ज जो है ये बेसिकली क्या यूज होते हैं, एज अ एडवर्ब यूज होते हैं, लेकिन कंजक्शन का काम करते हैं, तो इस वजह से इनको नाम दिया गया कंजक्टिव एडवर्ब्स का। उसकी तरतीब मैंने बताई, फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेमीकोलन, उसके बाद वो जो एडवर्बियल कंजक्शन है वो, फिर कॉमा, फिर सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। हाँ सेमीकोलन की जगह फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस ठीक रहेगा। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताएं। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताएं।
ट्रांजिशन ये ऐसे कर रहे हैं, देखिए आई ट्रस्टेड हिम अलॉट, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही इज डिसीव्ड मी। तो इसके दरमियान में हाउएवर ताहम जो मैंने लगाया ये सिर्फ एज अ ट्रांसलेशन का काम कर रहा है ताकि इन दोनों का आपस में ताल्लुक जुड़ा रहे। इसके बगैर भी क्लॉज स्टैंड कर सकती थी, तो इसने एज अ ट्रांजिशन काम किया सिर्फ। मैं इनको एक मरतबा आपको ना उसमें भी बता देता हूँ, कंपैरिजन में भी बता देता हूँ साथ ही चारों। अब सबसे पहले हमने देखा था कोऑर्डिनेटिंग, फिर थे हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग, फिर थे हमारे पास कोरिलेटिव, उसके बाद थे हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब्स। कोऑर्डिनेटिंग का मैंने लिखा था दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने लिखी थी फैन बॉयज, बस बात खत्म। फॉर एंड नॉट बट और येट सो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में मैंने कहा एक क्लॉज जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, दूसरी जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी बिकॉज, इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी थी, बिकॉज, ऑल्दो या दो। इस तरह के वर्ड जो क्लॉज को डिपेंडेंट बना रहे होंगे। कोरिलेटिव जो थे ये बेसिकली क्लॉजेस को जोड़ रहे थे। अब मैं फ्रेजेस से निकल आया, सॉरी क्लॉजेस से निकल आया हूं मैं, कहां पे आ गया हूं, फ्रेजेस पे। दो फ्रेजेस को जोड़ेंगी, पार्ट ऑफ सेंटेंस को जोड़ेंगी, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट से। देन इसकी एग्जांपल जो थी मेरे पास, मैंने आपको बताया था बट आल्सो, सॉरी नॉट ओनली, उसके बाद क्या लगेगा, बट आल्सो या आइदर और नाइदर नॉट। इस तरह के सेंटेंस को रिलेशन में आ रहे होंगे। कॉन्जुगेटिव एडवर्ब्स वो थे जो ऐसा एडवर्ब होते हैं, होते तो एडवर्ब हैं, वो क्या काम करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। ये भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेंगे। Done? और इसकी एग्जांपल मैंने दी थी आपको, देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर, अकॉर्डिंगली, नो, ईटीसी, ये सारी एग्जांपल्स हैं। डन। और इनकी अलग अलग एग्जांपल्स भी मैंने आपको लिखवा दी हैं, उनको एक बार फिर कंपैरिजन में देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फैन बॉयज, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेंगे, बिकॉज, ऑल दो, दो वगैरह वाले फिक्रे। कोरिलेटिव कंजक्शंस फ्रेजेस को जोड़ेंगे या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। अब इसमें क्लॉजेस में से निकल आया हूं, बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर के सेंटेंसेस। और जो कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में ट्रांजिशन का काम करते हैं। एग्जांपल देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर वगैरह मैंने आपको लिखवाई है। उसके बाद आ जाएंगी ओमिशंस के ऊपर या एरर्स के ऊपर। उसके बाद हम ये 5-7 गलतियां हैं इनको देख लेते हैं और उसके बाद ना हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले देखें, अगर किसी सेंटेंस में आल दो या दो इस्तेमाल होता है तो हम उसके बाद बट का इस्तेमाल नहीं करते। पहली बात, कंजक्शंस में, क्योंकि दो और आल दो के जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। पहली बात क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अगर ये वाले अल्फाज इनसे फिक्रा स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो अगर इसके बाद बट का इस्तेमाल किया गया है तो फिक्रा गलत होगा। उसके बाद या तो आप येट लगाएंगे या कॉमा लगाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, दो ही इज इल बट, दो ही इज इल बट ही कैन कम टू कॉलेज। अब देखिए मैंने सेंटेंस लिखा कि दो ही इज इल बट ही कैन कम टू कॉलेज। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो अभी हमने एक बात तय की कि ऑन दो या दो के बाद बट का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको निकाल देंगे, अकेला कामा लगा देंगे, या इसकी जगह मैंने आपको क्या बताया कि जेट का इस्तेमाल होगा। अब मैं कहता हूं कि दो ही इज इल, यहां पर लगा हुआ है बट, तो दैट मीन्स कि ये वाला सेंटेंस जो है वो गलत है। तो सही फिक्रा क्या होगा,
दो ही इज इल, फिर कामा, ही कैन कम टू कॉलेज। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दो ही इज इल, ही कैन कम टू कॉलेज। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा ठीक हो जाएगा। अगर इसमें बट का इस्तेमाल होगा तो सेंटेंस गलत होगा। आपके एग्जाम में पीपीएससी एफपीएससी में इस तरह के रिलेटेड एमसीक्यूज वो दे रहा होता है, वो चार चार सेंटेंसेस भी लिख देता है और कहता है कि मुझे बताएं कि कौन सा सेंटेंस ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर आपने डिफाइन करना होता है कि कौन सा फिक्रा ठीक है। दो ही इज इल, अगर बट का इस्तेमाल है ऑल दो और दो के बाद तो सेंटेंस गलत होगा। अगर येट और सिर्फ कामा लगा हुआ होगा तो फिक्रा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद दूसरी गलती लिखें। सेकंड नंबर पे ये लिखें कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बोथ से हुई है और उसके आगे एज वेल एज लगा है तो सेंटेंस गलत होगा। बोथ के बाद हमेशा क्या लगेगा, एंड का वर्ड लगेगा, तो फिक्रा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग। वैसे देखने में तो फिक्रा ठीक लग रहा है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, तो सेंटेंस गलत हो। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसका सही सेंटेंस ये बनेगा कि ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो ये सेंटेंस ठीक हो। पहली निशानी मैंने आपको ये बताई गलती कि दो और ऑल दो के बाद आप कॉमा लगाएंगे, येट लगाएंगे, एंड नहीं बट नहीं लगाएंगे। जबकि बोथ के बाद हमेशा एंड इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पर बोथ हुआ था इस्तेमाल, आगे मैंने क्या लगा दिया, एंड, तो सेंटेंस क्या हो गया, ठीक हो गया। अगर बोथ के बाद एज वेल एज का इस्तेमाल किया होगा किसी फिक्रे के अंदर जो देखने को मिलते हैं कॉमनली, तो सेंटेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लिखें, अनटिल या अनलेस के फौरन बाद नॉट नहीं लगाते। यानी कि अगर दो फ्रेजेस हैं और एक अनटिल या अनलेस इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद आप लोग क्या करते हो, नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हो। हाँ, दूसरी फ्रेज में आ जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं, अनटिल ही डज नॉट वर्क हार्ड, अनटिल ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास। अनटिल ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास। इंग्लिश में एक रूल ये भी होता है, मेरे जेहन में बात आ गई, ये कैन नॉट को मिलाकर लिखा जाता है। कहीं पर आप इसको अलहदा लिखा हो या अलहदा लिखे तो वो गलत इस्तेमाल होगा लिखने में। कैन नॉट को हमेशा मिलाकर लिखते होते हैं। अनटिल ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास। अब देखिए सेंटेंस अनलेस से स्टार्ट हो रहा है या अनलेस से स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसके अंदर यह जो आगे डज नॉट लगा हुआ है ये नहीं लगेगा। ये वाला सेंटेंस हमारे पास क्या है, गलत है। अनलेस ये या अनटिल ही डज नॉट वर्क हार्ड ही कैन नॉट पास। अब आप इसको ठीक कैसे करेंगे, अनटिल he works hard he cannot। अब देखिए जो until था बेसिकली हमारे पास कौन सा कंजक्शन है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना। तो ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक मैं आपको ओमिशन या गलती बता रहा हूं कि until के बाद डायरेक्टली नॉट नहीं यूज होता। हाँ, दूसरी फ्रेज के अंदर नॉट यूज हुआ है तो कोई मसला नहीं है। until he does not work hard, तो मैंने इसको क्या कन्वर्ट किया, until he works hard he can not pass। अब तक तीन गलतियां पड़ी, दो और आल दो के बाद बट नहीं लगाना। दूसरी गलती, बोथ के बाद एज वेल एज नहीं लगेगा, एंड लगेगा। तीसरी गलती मैंने आपको ये बताई कि अनटिल के फौरन बाद आपने नॉट नहीं लगाना। यहां तक किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताएं।
कि येट इस्तेमाल होगा पहली गलती के अंदर, और कामा भी लगा सकते हैं आप। जी जवेरिया, यहां तक कोई इश्यू है तो मुझे बताए, नहीं तो आगे चले हम। कोरिलेटिव कोई सेंटेंस नहीं बना रहे होते। कोरिलेटिव जो है वो बेसिकली पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को जोड़ रहे होते हैं, फ्रेजेस को जोड़ रहे होते हैं। उनका कोई सेंटेंस बनता तो मैं एग्जाम्पलीफाई करता उसको कि वो ये वाला सेंटेंस बना रहे हैं। कोरिलेटिव सिर्फ पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ते हैं। मैंने डिफाइन उसको ऐसे किया। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं हम अगली गलती पे। एक हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, लेस्ट। लेस्ट के बाद याद रखिएगा हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है। जहां कहीं भी वर्ड लेस्ट यूज होगा, आप वहां पर क्या करेंगे, शुड का इस्तेमाल करेंगे। वो कहता है वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट नॉट फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट नॉट फेल, सख्त काम करो, मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो जाओ। अब ये सेंटेंस जो है ये हमारे पास गलत है। इसको मैं ठीक इस तरह से करूंगा कि वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सख्त मेहनत करो, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। डन। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड क्या हो जाएगा, फेल। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, सही इस्तेमाल होगा। पहला मैंने आपको बताया आल्तो, और दो के बाद क्या लगाना है, बट लगाओ तो सेंटेंस गलत होगा, कॉमा लगेगा या गेट लगेगा। दूसरी गलती हमने डिसाइड की, बोथ के बाद एज वेल एज गलत है, एंड लगेगा। तीसरा हमने अनटिल और अनलेस जो है वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल नहीं करना। लेस्ट के बाद कोई दूसरे लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करने, आपने क्या लगाना है वहां पर, शुड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है अगला इस्तेमाल है एज का। अब एज के दो इस्तेमाल है, फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं यहां पर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस लिखता हूं, जिनको हम लोग बोलते हैं मुस्बत फिक्रे। जैसे मैं कहता हूं कि ही गोज टू स्कूल, ये पॉजिटिव है। मैं लिखता हूं कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ही गोज टू स्कूल पॉजिटिव सेंटेंस है, ही डज नॉट गो टू स्कूल नेगेटिव सेंटेंस है। तो मुस्बत फिक्रों के लिए सच का इस्तेमाल कैसा होगा, सॉरी एज का इस्तेमाल। से फॉर सच है, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, उसके बाद एज लगेगा। अगर कहीं पर वर्ड सेम यूज हुआ है उसके बाद भी एज लगेगा। कहीं पर अगर वर्ड यूज हुआ है एज, तो उसके बाद भी एज इस्तेमाल। Done? मैंने कहा जहां पर भी हम मुस्बत फिक्रे लिखेंगे, वहां पर जो सेंटेंस यूज हो रहा होगा वो सच के बाद एज लगेगा, सेम के बाद एज लगेगा, और एज के बाद क्या लग रहा होगा, एज लगेगा। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा, जिसको आप लोग मनफी फिक्रा बोलते हो, यानी कि जिसमें नॉट का इस्तेमाल हो रहा होगा, उसके अंदर जो एज का इस्तेमाल होगा वो सो एज का इस्तेमाल। उसके अंदर जो एज का इस्तेमाल हो रहा होगा वो किस चीज का होगा, सो एज का इस्तेमाल होगा। अब इनकी एग्जांपल्स देखते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की। वो कहता है दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन विच यू गेव मी यस्टरडे।
दिस इज द सेम पेन विच यू गेव मी yesterday. सॉरी, मैंने यहाँ पर पेन दिखाई दी. दिस इज द सेम पेन विच यू गेव मी yesterday. अब देखिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. पहली बात तो ये कि पॉजिटिव है, इसके अंदर कहीं पर नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ. और हमने ये डिसाइड किया जहां पर सेम का वर्ड इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद एज लगेगा. जब पहले हम पढ़ रहे थे प्रोनाउंस को, तो वहां पर मैंने कहा था चीजों के लिए हम विच लगाते हैं. अब यहां पर देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा. कहता है दिस इज द सेम पेन. ये विच की जगह क्या लगेगा सेंटेंस में, और मार्कर से लिख देता हूं. दिस इज द सेम पेन. विच की जगह मैंने लगाया एज यू गेव मी yesterday. अब यहां पर देखिए सेम के बाद किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, एज का इस्तेमाल हुआ. तो ये फिक्रा क्या हो जाएगा, सेंटेंस ठीक हो जाएगा. अगर इसमें सेम का वर्ड इस्तेमाल ना होता तो फिर विच ठीक था. अगर ये सेम का वर्ड इस्तेमाल होगा तो उसके बाद सेम एज लगना चाहिए. डन. फिर विच नहीं लगेगा. अगर विच लगाना है तो फिर ये सेम नहीं होना चाहिए. डन. मैंने क्योंकि आपको जब प्रोनाउंस पढ़ाए थे तो मैंने कहा ये वाला जो प्रोनाउन है विच, ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है या गैर इंसानों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है. तो यहां पर आके मैंने उसको चेंज कर दिया एज में. उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ड था, सेम वर्ड था. अगर हम सेम यूज करेंगे तो सेम के बाद हमेशा एज लगेगा, कोई दूसरा जो है ना वो कनेक्टर्स नहीं लग रहा होगा. जैसे मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं कि ही इज सच अ मैन हु इज लाइक बाई एवरीवन. ही इज सच अ मैन हु इज लाइक बाई एवरीवन. अब देखिए सच इस्तेमाल हुआ है, आगे उसने हु का इस्तेमाल किया है. तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे अगर हमने सेंटेंस ठीक करना है. ही इज सच अ मैन एज लाइक्ड बाई एवरीवन. ही इज सच अ मैन एज लाइक्ड बाई एवरीवन. डन. मैंने आपको मुस्बत फिक्रों के लिए एज का इस्तेमाल सिखाया. सच के बाद एज लगेगा, सेम के बाद भी एज लगेगा. अगर पीछे सेंटेंस में एज इस्तेमाल हुआ है तो उसके आगे भी क्या लग रहा होगा, एज का इस्तेमाल हो रहा होगा. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए था. अब नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए देखें कि जो नेगेटिव फिक्रा होगा उसमें सो एज लगेगा. जैसे मैं लिखता हूं कि ही इज नॉट ही इज नॉट एज हैप्पी एज स्लीप. अब इस सेंटेंस को देखिए, ये नेगेटिव है, इसमें नॉट लगा हुआ है और यहां पर वर्ड यूज हुआ दैट इज एज. ये गलत हो जाएगा. यहां पर इसको फिक्रे को सही आप इस तरह से करेंगे, ही इज नॉट सो हैप्पी एज स्लीप. यानी कि जो मेनिफी फिक्रे होंगे उसमें सो लगेगा, एज नहीं लगेगा. सच का वर्ड यूज नहीं हो रहा होगा, एज का बाद एज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, बल्कि क्या इस्तेमाल होगा, सो एज इस्तेमाल होगा. जैसे इसको मैं ऐसे लिख दूं, ही इज सो हैप्पी एज स्लीप. सो एज का इस्तेमाल. तो ये सेंटेंस गलत है हमारे पास. मैं इसको कैसे सही करूंगा कि ही इज एज हैप्पी एज स्लीप. ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है. यानी कि देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, ये इसकी एग्जांपल है एज की. ही इज एज हैप्पी एज स्लीम पॉजिटिव सेंटेंस है. ही इज सो हैप्पी एज स्लीम नेगेटिव सेंटेंस के लिए इस्तेमाल होता है, फिक्रा गलत हो जाएगा. आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, ही इज नॉट सो हैप्पी एज स्लीम. देन यहां तक कोई मसला हो किसी को, किसी का कोई सवाल हो. आगे चले. किस चीज का टाइम पूछ रहे हैं.
ये हम मुकम्मल करके आज की एक्सरसाइज, बस एक दो गलतियां और रह गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है ना हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मुझे 10-15 मिनट देते हैं, ज्यादा ना दें। नहीं, सेकंड क्लास नहीं होनी। और ये मैंने खत्म कराना है आपको, कंजक्शन जो है इसकी गलतियां अभी करके जाएंगे हम, और मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा के जाऊंगा। इसकी नेगेटिव को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें नॉट का इस्तेमाल होगा, वहां पर आप लोग सो लगाएंगे। एज, सच एज, सेम एज नहीं लगाएंगे। ही इज नॉट एज हैप्पी एज सलीम मैंने लिखा तो फिक्रा गलत था। मुझे क्या लिखना चाहिए था? ही इज नॉट सो हैप्पी एज सलीम, तो फिक्रा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। अगर मैं इसको देखें इस तरह से, ही इज सो हैप्पी एज सलीम, ये मुस्बत फिक्रा था, तो इसमें सो का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम लिखेंगे ही इज एज हैप्पी एज सलीम, तो फिक्रा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। बस 10 से 15 मिनट देंगे, उसके बाद हम क्लास एंड कर देंगे। आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करानी है मैंने इससे रिलेटेड। 5-6 तो गिनी चुनी गलतियां बताई हैं मैंने आपको। नेक्स्ट लिखें, जहां पर इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड इस्तेमाल होंगे। इनको बोलते हैं टू बी वर्ब्स। ये यूज होंगे। इनके बाद आप लोग ओविंग टू नहीं लगाते, फिक्रा गलत हो जाता है। ओविंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि। आप इनके बाद लगाते होते हो ड्यू टू, ये ठीक होगा। इसका मतलब भी बिकॉज ऑफ होता है। इन दोनों का मतलब तो सेम है। लेकिन अगर आप इस, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड के बाद ओविंग टू लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर ड्यू टू लगाएंगे तो वो ठीक होगा। अब मैं लिखता हूं, ही इज इल owing to cold। ही इज इल owing to cold। अब देखिए यहां पर इसका इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पर owing to का इस्तेमाल गलत है। ये फिक्रा हमारे पास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ही इज इल owing to cold, सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। यहां पर ये लगेगा, ही इज इल ड्यू टू कोल्ड, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये कॉमन सेंटेंस में एग्जाम के अंदर देखने को गलती मिलती है कि इज, आर, एम, वाज, वर के बाद आप ओविंग टू नहीं लगा सकते। आप क्या लगाओगे? ड्यू टू लगाओगे। हाँ, इनके अलावा कोई भी वर्ब है तो आप ओविंग टू लगा सकते हो। जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूं, ही केम लेट ओविंग टू इलनेस, तो सेंटेंस ठीक होगा क्योंकि इसमें के पीछे कहीं इज, आर, एम नहीं हुआ है, कॉमन एक्शन वर्ब यूज हो रहा है। ही केम लेट ओविंग टू इलनेस ठीक होगा। अगर इज, आर, एम, वाज, वर के बाद ओविंग टू लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो वहां पर आपको क्या लगाना होता है? ड्यू टू लगाना होता है। दो गलतियां और लिखी हैं, उसके बाद जो है ना मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको। वो कहता है कहीं पर अगर एज इफ यूज होता है या एज दो, तो इसके बाद आप लोग क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे या हैड लगाएंगे, या पास्ट सेंटेंस की कोई भी फॉर्म लगा सकते हैं। एज इफ या एज दो के बाद आप लोग क्या करते हो? पास्ट की कोई फॉर्म लगा सकते हो, या वर लगाओगे या हैड लगाओगे। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, ही एक्ट्स, वो ऐसे अमल करता है एज इफ ही इज मैड, सेंटेंस गलत है। ही एक्ट्स एज इफ, ही एक्ट्स एज इफ ही इज मैड, ये सेंटेंस क्या है? हमारे पास गलत है। इसका सही फिक्रा ये बनेगा, ही एक्ट्स एज इफ ही वर मैड। जैसे आप सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट होता है, किसी किसी विश से स्टार्ट होता है, तो वहां पर भी हम हैड लगाते हैं या वर लगाते हैं। जैसे मैं कहता हूं काश मैं अमीर आदमी होता, इफ आई वर अ रिच, तो ये भी वैसे ही है। वहां पर मैंने अकेला इफ लगाया, या ख्वाहिश जाहिर की, मेरी डिजायर थी कि मैं अमीर होता, इफ आई वर, वहां पर वॉस नहीं लगेगा। तो यहां पर भी यही एक्ट्स
एज इफ ही, सॉरी एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा, तो इसके बाद भी ये सेम लगेगा कि एज इफ के बाद क्या लगेगा, वर लग रहा होगा। या जैसे मैं डिग्रा लिखता हूं, ही बिहेव्स, he behaves as if he has been ill, he behaves as if he has been ill। यहां पर ये हैज नहीं लगेगा। फिर मैंने कहा था पास्ट की कोई फॉर्म लगेगी तो हैड लगेगा। he behaves as he had been ill, तो फिक्रा ठीक होगा। अगर हैज लगा होगा तो फिर गलत होगा। यानी कि एज इफ के बाद, एज दो के बाद जितनी भी चीजें यूज हो रही होंगी वो वर यूज होगा या हैड यूज होगा या पास्ट की कोई भी शक्ल इस्तेमाल हो रही होगी। आखिरी गलती लिखें, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नो सूनर यूज होता है तो इसके बाद हमेशा डिड लगाते होते हैं, और अगर यूज होंगे हार्डली या स्कार्सली तो इसके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब मैंने दो चीजें बताई आपको, नो सूनर के बाद क्या इस्तेमाल होगा, या तो डिड इस्तेमाल हो रहा होगा या फिर हार्सली और स्कार्सली के बाद क्या यूज हो रहा होगा। नो सूनर के बाद या तो डिड इस्तेमाल हो रहा होगा, हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या हो रहा होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, मैं इन चीजों को दोबारा आके ना जस्टिफाई करता हूं, मुझे एक मिनट दे दें, मैं आपको ये समझा रहा हूं। अच्छा, अब सेंटेंस लिखें, नो सूनर हैड ही गॉन इट बिगेन टू रेन। नो सूनर हैड ही गॉन इट बिगेन टू रेन। तो आप लोग लगाते हो, फिक्रे को ठीक करते हो, नो सूनर डिड ही गो, नो सूनर डिड ही गो देन इट बिगेन टू रेन। यहां पे देखो मैंने एक चीज और का भी इजाफा किया है, देन का। तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आपने देन भी लगाना होता है। सेंटेंस के दूसरे हिस्से में आपने क्या लगाना होता है, देन भी। यानी कि नो सूनर के बाद क्या लगेगा, डिड, और क्या लगेगा, देन। पहला फिक्रा गलत है, नो सूनर हैड ही गॉन, क्योंकि वहां पर had लगा हुआ था, तो फिक्रा गलत हो जाएगा। नो सूनर के बाद हमेशा डिड लगेगा, और फिर क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सेंटेंस के दूसरे हिस्से में क्या लगेगा, देन लगेगा। और हार्डली और स्कार्सली के बाद आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब देखें, हार्डली डिड ही गो टू कॉलेज, hardly did he go to college, it began to rain। अब ये सेंटेंस गलत है हमारे पास। अब लिखेंगे कि hardly he had gone to college। अब देखें, हाँ had की मैंने जगह भी चेंज की है, ये भी याद रखिएगा। hardly he had gone to college, उसके बाद कोई then नहीं लगाना, it began to rain। hardly he had gone to college, hardly he had gone to college, it began to rain। या इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं when it began to rain। वहां पर मैंने देन लगाया था, यहां पर आप लोग क्या लगाओगे, वेन लगाओगे। आखिरी जो गलती है मैंने उसको ये बताया आपको, नो सुनर के बाद डिड और देन का इस्तेमाल होगा, हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या हो रहा होगा, हैड प्लस वेन का इस्तेमाल आ रहा। डन। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। कैसे देखिएगा, कैसे स्क्रीन,
अब ठीक है स्क्रीन? चले जी, एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं, उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज देखता हूं। अभी जो हमने पढ़ा वो था कि नो सोनर के बाद हमने डीड लगाना है और उसके बाद देन का इस्तेमाल होगा। कहीं पर कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो वो गलत होगा। हार्डली और स्कार्सली के बाद हैड का इस्तेमाल होगा और आगे हम क्या लगाएंगे, मैन लगाएंगे, या बिफोर भी लगा सकते हैं आप लोग। उसके पहले मैंने आपको ये बताया कि इज आर एम वाज वार के बाद ओवन टू नहीं लगता, ड्यू टू लगता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सो एज नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, सच एज के बाद एज, या सेम एज। ये सारे सेंटेंस मुस्बत सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। लेस्ट के बाद आप हमेशा क्या लगाते हो, शुड लगाते हो। उसके बाद अनटिल और अनलेस के बाद आप नॉट नहीं लगाते। बोथ के बाद एंड लगाते हो, एज वेल एज नहीं लगाते। और आल्दो और दो के बाद जो है आप बट नहीं लगाते। यहां तक कोई इशू है, कोई सवाल है तो मुझे बताएं। नहीं, ही डिड नहीं हो सकता, नो सूनर के बाद डिड लगेगा, ही बाद में लगेगा। नो सूनर ही हैड गॉन गलत होगा। नो सूनर के बाद डिड लगेगा। ओमिंग टू ड्यू टू के बाद बिकॉज ऑफ नहीं लगेगा। नहीं, अगर वो आप, मैंने आपको सिर्फ ड्यू टू और ओमिंग टू का इस्तेमाल बताया ना, अगर सेंटेंस में वो ड्यू टू यूज कर रहा है तो फिर आप कैसे खुद से उसको ठीक करेंगे? आपने तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आंसर करना होगा ना। लास्ट सेंटेंस मैंने आपको ये बताया कि हार्डली डिड ही गो टू कॉलेज इट बिगेन टू रेन, गलत हो गया। हार्डली के बाद हमेशा हैड का इस्तेमाल होता है। हार्डली ही हैड गॉन टू कॉलेज व्हेन इट बिगेन टू रेन। व्हेन लगेगा या बिफोर का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने यहां पर शायद ऐड नहीं किया। चले जी, मैं ना एक्सरसाइज लिखने लगा हूं, उसके बाद आप लोगों से सवाल करूंगा और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या गलतियां हैं। जब तक मैं सेंटेंस लिखता हूं, जो गलतियां आपने लिखी हैं उनको एक बार आप नजर से देख लें, तब तक मैं सेंटेंसेस आपकी एक्सरसाइज के यहां पर लिख लूं। फिर मैं सवाल करूंगा और आपने बताना होगा।
बोलो। अच्छा, आप लोगों के सामने ना ये फिक्रे हो रहे हैं डिस्प्ले। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों ने इनको ना ठीक करना है। पहला फिक्रा कौन ठीक करेगा? नॉट ओनली ही इज अ टीचर बट अ प्रोफेसर। मुनीबा सईद। काइंडली आप बताएं इनको। मुनीबा सईद, आप इसको ठीक करेंगे सेंटेंस को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर इसमें बट आल्सो लगेगा। नॉट ओनली ही इज जी अ टीचर बट आल्सो अ प्रोफेसर। एग्जैक्टली, जहां कहीं भी मैंने आपको सिखाया था, जहां कहीं मैंने आपको सिखाया था कि नॉट ओनली का इस्तेमाल होगा, उसके आगे क्या होगा? बट आल्सो का भी इस्तेमाल होगा। तो पहला फिक्रा गलत था, जब तक इसमें आल्सो नहीं लगाएंगे सेंटेंस ठीक नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस, आप काइंडली अपना माइक जो है म्यूट कर दीजिएगा। दूसरा सेंटेंस कौन ठीक करेगा? रहमतुल्लाह, आप बताएं दूसरे सेंटेंस में क्या गलती है? द चॉइस इज बिटवीन वेल्दी और ब्यूटी। आवाज नहीं आ रही मेरी रहमतुल्लाह? यस सर, आ रही है जी सर। अब बताएं, द चॉइस इज बिटवीन वेल्थ और ब्यूटी, सही करें इसे। सर इधर लगा सकते हैं। द चॉइस इज बिटवीन ईदर वेल्दी और ब्यूटी। ठीक है आपकी बात, द चॉइस इज बिटवीन आइदर वेल्दी और ब्यूटी। एक चीज और देखें, तब हम लोग कह रहे थे क्लास जल्दी एंड कर दें। द चॉइस इज बिटवीन वेल्दी एंड ब्यूटी। ये भी लिख ले रूल में, बिटवीन के बाद हमेशा एंड लगेगा और नहीं लगेगा। आइदर के साथ और लगेगा या वेदर के साथ और लगेगा। यहां पर या तो आप आइदर यूज करें, द चॉइस इज आइदर वेल्थ और ब्यूटी, या आप इसको करें द चॉइस इज बिटवीन वेल्दी एंड ब्यूटी। आपकी मर्जी है। चलिए जी, थैंक यू। आप अपना माइक जो है ना म्यूट कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके। अगला फिक्रा हमें बताएंगे फहद अमीन। काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करें, मुझे बताएं। ही क्राइड एज इफ ही इज चाइल्ड। जी सर। इसको सही करें। ही क्राइड, सर एज इफ के साथ आपने लिखवाया कि आएगा, ही इज नहीं आएगा, ही वर चाइल्ड। जी, ही वर आएगा। ठीक है आपकी बात। ही क्राइड एज इफ ही वर अ चाइल्ड। वो ऐसे रोया जैसे कि कोई बच्चा हो। उसके बाद अगला सेंटेंस आप काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। सारा सैफ। ठीक करें। आई रीड द सेम बुक विच यू परचेस्ड।
सारा सैफ है इधर, सुन रही है मेरी आवाज? किसी और को कहते हैं रूबीना, उसके ऊपर थे। ठीक करें काइंडली से, मेरी आवाज आ रही है रूबीना? चलिए जी किसी और से पूछते हैं। नबीला, आप बताएं। मेरी आवाज सही आ रही है ना सबको? ठीक है जी, रुबीना ने आंसर किया है मैसेज में। वो कहती हैं कि आई रीड द सेम बुक एज यू परचेज्ड। मैंने आपको सिखाया था कि सेम के बाद जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा? एज यू परचेज। तो यहां पर क्या लगेगा? एज लगेगा। अगला फीचर कौन सही करेगा? सच स्टूडेंट्स हु डू नॉट वर्क हार्ड फेल। जो हाथ खड़ा करेगा वो बताएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कौन ठीक करेगा? कोई नहीं करा। अब रिहाना कौसर से पूछ लो। रिहाना प्लीज आप बताएंगी ये सेंटेंस कैसे ठीक होगा? रमीज इशफाक से पूछ ले। रमीज आप बताओ। किसी और से पूछते हैं। किसने हाथ खड़ा किया? नहीं। ये बिलाल भट्टी। जी बिलाल बताएं। सर इसमें फर्स्ट स्टूडेंट हाउ की जगह पर एज आएगा, डू नॉट वर्क हार्ड फेल। ठीक है जी बिलाल साहब, सच स्टूडेंट्स हु की बजाय क्या लगेगा? एज। एस लगेगा। सच स्टूडेंट्स एस डू नॉट वर्क हार्ड फेल। आखिरी दो फिक्रे एक ही बंदा सही करेगा, किससे पूछे? जवेरिया से पूछो, जवेरिया वसीम। जी जवेरिया काइंडली बताएं, दो सेंटेंसेस को ठीक करें। चलिए पूछो, गुलाम दस्तगीर से पूछे। जी गुलाम दस्तगीर इन दो सेंटेंसेस को ठीक करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर। सर ये सिक्स वाला जो इसका ये होगा कि हार्डली ही हैड वी हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन। आगे सर थोड़ा सा स्टीम्ड ब्लर ऑफ। हो रहा है। जी जी चल जी गई थी जी स्टीम्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पर जी डीड इस्तेमाल नहीं होगा। हार्डली ही हैड, यहाँ पर आगे रीच्ड लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी। हार्डली ही हैज रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। दूसरा बताएं। सर लास्ट वाला सर ये होगा कि नो सूनर डिड ही सी मी ही रेन। ये थोड़ा सा एग्जैक्टली, ब्लर हो रहा है सर, एंड पे नो निकले। सूनर डिड ही सॉ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। नो सूनर डिड ही सी मी, उसके बाद क्या लगेगा यहाँ पर? देन देन ही वेंट टू वेलकम मी। ठीक है जी। थैंक यू ऊपर सर। वाले स्टेशन में वो ट्रेन से पहले वेन भी लगेगा या बिफोर लगेगा?
hardly he had reached station before the train steamed off या when the train steamed off, ये भी ऐड कर दीजिएगा। जी चलिए राइट जी, शुक्रिया। आज की क्लास इतनी थी, होपफुली आपके लिए चीजें समझ आई होगी, क्लियर होंगी। फिर भी ना हो तो टेक्स्ट छोड़ दीजिएगा, हम इनको मजीद भी डिस्कस कर लेंगे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी वर्ब और एडवर्ब पे भी ओमिशंस करा दूंगा मैं आपको।